अस्सलाम वालेकुम। आइन क्या कहता है और आइन की तशरीह कौन करेगा, आइन में तब्दीली कौन करेगा या आइन को दोबारा कौन लिख सकता है, ये है वो सवालात जिस पर कशमकश पाकिस्तान में जारी है। और अब इलेक्शन कमीशन ने एक दरख्वास्त दायर की है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें उन्होंने इनकार कर दिया है उस फैसले पर अमल करने से जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है रिज़र्व सीटों पे, और जो वजाहत जारी की है उसको भी इलेक्शन कमीशन ने मानने से इनकार कर दिया है। और इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने आइन के अल्फाज तब्दील कर दिए हैं और सुप्रीम कोर्ट तशरीह की आड़ में आइन दोबारा नहीं लिख सकती। ये जो इलेक्शन कमीशन ने जो कुछ कहा है सुप्रीम कोर्ट के सामने, इससे लगता है कि कशमकश अरूज पर पहुंच चुकी है। इसका नतीजा क्या निकलेगा और आने वाले दिनों में जो हुकूमत पिछले 4 महीनों से आइनी तरामीम की कोशिश कर रही है, 2 या 3 मई का जो इजलास हुआ था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, उसमें सबसे पहले हमने आइन में तरामीम का सुना था, लेकिन तब से लेके अब अक्टूबर शुरू हो रहा है, हुकूमत आइनी तरामीम तो नहीं ला सकी, लेकिन इन मुल्क में एक बहरानी कैफियत जारी है। इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया राना सनाउल्लाह साहब ने, रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मुशीर हैं वज़ीर-ए-आज़म के सियासी उमूर पर। राना साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपको सियासी उमूर पर ज़ाहिर है वज़ीर-ए-आज़म के आप मुशीर हैं, तो सियासत, अदालत, आइन, सब कुछ इदारों की जो कशमकश है, ये सब कुछ इस वक्त मुश्तरका ही हो रहा है। हालांकि हमारा तो ख्याल था कि सियासत सिर्फ पार्लियामेंट को करनी चाहिए, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट है, एक तरफ पार्लियामेंट है और एक तरफ इलेक्शन कमीशन है। जी, ये बहरान जो है और इसकी वजह मैंने जैसे कि अभी बताया है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उस वक्त आपके अभी भी वज़ीर कानून हैं आज़म नज़ीर तारड़ साहब, उन्होंने जब ये एक शोशा तो नहीं कहना चाहिए, खबर छोड़ी कि हम आइनी तरामीम ला रहे हैं, इसलिए रूल्स की जो रूल्स को बनाना पोस्टपोन कर दिया जाए, बल्कि जजेस ने खुद कहा कि पहले आप आइनी तरामीम ले आएँ। तब से लेके अब तक हम देख रहे हैं कि बहरान के बाद बहरान बढ़ता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने फ़ौरन उस पर एक फ़ैसला दिया रिज़र्व सीट्स पे, और उसमें ये कहा गया कि उस पर बात ये हुई कि शायद काजी फाइज़ा साहब को कि एक्सटेंशन रोकने के लिए वो फौरी फ़ैसला आया है। फिर हम उसके बाद देख रहे हैं मुसलसल कोई ना कोई बहरान चल रहा है। क्या वजूहत है इसके पीछे क्या चल रहा है? देखिए, इस पर जहाँ तक अदारों की जो बाहमी कशमकश है, अगर अदारे जो हैं वो अपने एरियाज़ में रह के अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल ज़िम्मेदारियाँ निभाएं, तो फिर तो वो बहरान नहीं बनता, फिर तो वो एक सेहतमंद डिस्कशन हो सकती है और उसमें अदारे जो है वो अपना अपना रोल जो है उसमें कार्व आउट करें, उस तलाश करें। अब देखिए, इसमें अगर सुप्रीम कोर्ट, अदालत उज़्मा, जिसे आइन की तशरीह करने का इख्तियार है, वो तशरीह में 3 दिन को 90 दिन पढ़े, तो फिर वहाँ पे सवाल तो उठेगा। वो 63A की तशरीह इस तरह से करे कि जी वोट डालें, वो गिना नहीं जाएगा, लेकिन नाहल आप जो है वो हो जाएंगे। और उस वक्त की सियासी सूरत हाल जो है, उसमें किसी एक फरीक को ये चीज़ जो है वो उसकी रिक्वायरमेंट हो, उसकी ये ज़रूरत हो कि ये वोट डाला भी ना जाए, अगर डल जाए तो गिना भी ना जाए, और उसके बाद जो है वो डिस्क्वालिफिकेशन भी हो। अच्छा, अब अगर एक फ़ैसले की रिक्वायरमेंट ये है, उसके बगैर वो फ़ैसला हो नहीं पाता, कॉन्स्टिट्यूशनल बैरियर है 3 दिन का, तो वो आप 3 दिन को अब 90 दिन जो है वो आप पढ़ना शुरू कर दें और ये कहें कि जनाब नहीं, ये 3 दिन जो है ये अब इस तरह से होंगे कि 3 के दिन 15 दिन होंगे, 15 दिन के बाद फिर अगले 15 दिन होंगे कि उसमें वो सियासी जमात जो है वो ये बताएगी कि उसे ये एक्सेप्ट है या नहीं है। तो जब अदालतें जो हैं वो इस तरह के फ़ैसले करेंगी और आइन की तशरीह की आड़ में आइन को रीराइट करेंगी, तो फिर लाजम बात है कि फिर पार्लियामेंट साइड पे ये ख़्याल जो है वो ज़ोर पकड़ेगा कि इन चीज़ों को जो हमारा पार्लियामेंट का प्रोगेटिव है उसको अगर कोई और इस्तेमाल कर रहा है
तो उसको जो है वो फिर रोका जाए। आपने अभी फरमाया कि उस वक्त किसी फ्रीक को ज़रूरत थी, 63A की बात कर रहे हैं, तो अदलिया ने एक फ़ैसला कर दिया और इसमें और वो स्पेसिफिक फैसला था, वो उस वक्त चौधरी परवेज इलाही टारगेटेड था। चौधरी परवेज इलाही चीफ मिनिस्टर बनना चाह रहे थे पंजाब के, और वो बन भी गए उस फैसले से। आपके जो मुखालफीन है, सियासी मुखालफीन, वो ये कह रहे हैं कि अगर वो तब गलत था तो अब भी गलत है, क्योंकि अब आपको ज़रूरत है इस फैसले की, 63A की। अब आपको लोगों की ज़रूरत है और टारगेटेड आप भी वही काम कर रहे हैं। नहीं, मामला ये है ना कि जब वो फैसला उस वक्त जब हुआ तो दैट अमाउंट्स टू री राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो उस फैसले को जो है वो तब्दील भी होना चाहिए। और उस फैसले पे कहाँ लिखा है? ये कहते हैं कि जी जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा वो आइन है। कहाँ लिखा है ये बात? बताएं ना, आर्टिकल्स जो है किस आर्टिकल में ये लिखा है कि जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा वो आइन होगा? और जो ये कहते हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को तमाम अदारे जो हैं वो उसके ऊपर जो है वो पाबंद हैं कि वो उसके ऊपर अमल करें। वहाँ लिखा है पार्लियामेंट का, वहाँ पे जुडिशल और एग्जेक्टिव इंस्टीट्यूशंस का जिक्र है। वहाँ पे किसी जगह पे पार्लियामेंट का जिक्र नहीं है कि पार्लियामेंट भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के लेकिन ताबे है। पार्लियामेंट ने आईनी तरमीम तो सुप्रीम कोर्ट के कहने पर उड़ा दी थी 19वीं जब आई है। 19वीं तरमीम जो है वो उड़ाई नहीं थी, यानी सुप्रीम कोर्ट के इख्तियार में नहीं था उसको उड़ाया जाना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में बैठ कर उन्होंने कहा कि जी अगर आप ये नहीं करेंगे तो हम ये करेंगे, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हम ऐसा कर देंगे। और फिर पार्लियामेंट जो है वो फिर मान गई। तो अब अभी आप क्यों नहीं मान रहे? मेरा ख्याल है कि अभी पार्लियामेंट ज़्यादा ताकतवर हो गई है। मेरा ख्याल है कि अब जो है वो चीज़ें होते होते जब एक इंतहा को पहुंचती हैं तो फिर आगे से जो है वो फिर एक रद्द अमल का जो है वो आगाज़ हो जाता है। लेकिन इंतहा को तो आप मुझे बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मुल्क में जिन लोगों ने आइन तोड़ा, आइन तोड़ के जिन लोगों ने जो है वो मुल्क पे हुकूमत पे कब्ज़ा किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने बाद में उनको संदे जवाज़ फराहम की। सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़र्द वाहद को, एक आमर को, ताले आज़बा को ये इख्तियार दे दिया कि तुम आइन में तरमीम कर सकते हो। ये कहाँ से इख्तियार मिला जी सुप्रीम कोर्ट को? यानी सुप्रीम कोर्ट जो है वो लोगों को गलत तौर पे फांसियों पे चढ़ाए और 45 साल बाद कहे को ये हमसे गलती हो गई थी, हमने ये गलत जो है ना तौर पे जो है वो तो है बंदे को फांसी लगा कहा तो है ना। आप कम से कम इस वक्त तो फिर नहीं तो फिर ये अमल जारी रखना है। ये नहीं जारी नहीं रखना। यानी अगर आपको आइन के तहफ़्फ़ुज़ का हलफ उठा के आप आइन तोड़ने वालों को तहफ़्फ़ुज़ दें और उसके बाद आप आइन में अमेंडमेंट्स का जो है वो उनको इख्तियार दें और उसके बाद जो है वो फिर आप फिर बाद में तस्लीम भी करें कि वो फैसला हमारा गलत था। आपकी बात से मैं मुत्तफ़िक होने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ये बताइएगा सीखते क्या हैं सियासतदान? नहीं देखें, सियासी जमात नहीं देखें, फिर जब पार्लियामेंट नहीं, फिर जब सुप्रीम कोर्ट ने या जुडिशरी ने इंडक्शन का, एलिवेशन का इख्तियार अपने पास ले लिया, फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया? मैं आपको एक मीटिंग याद करवाऊँ। फिर इस चैम्बर का ये है, इस चैम्बर का ये है, इस चैम्बर का ये है। आपके वज़ीर कानून ने काजी फैज़ा के वोट के बावजूद उन जजेस के प्रमोशन की बात की सुप्रीम कोर्ट में। उस मीटिंग में मेजॉरिटी तो थी, बहरहाल अगर आपको याद है। कहते तो मैं याद करवा देता हूं। उसका प्रीवी तो नहीं हूँ कि उस वक्त हुकूमती वोट जो है वो दूसरी तरफ क्यों गया, लेकिन मामला ये है कि अगर मैं याद करूँ हाई कोर्ट से चीफ जस्टिस का इंतखाब करना हो तो फिर सीनियरिटी डज नॉट मीन द सीनियर मोस्ट, दैट मीन्स यानी अमंग 3। और अगर सुप्रीम कोर्ट का हो तो वहाँ पे अगर 3 की बात की जाए तो कहते कि ओ ये तो बड़ी अच्छा बड़ी चले, ये आप तरामीम की बात कर रहे हैं। अभी फिर बात टाइमिंग पे हो रही है। लोग वही जो अभी आपने बात किया 63A के बारे में बात की, तो लोग कह रहे हैं कि इस वक्त आप तरामीम इसलिए कर रहे हैं कि आप किसी को रखना चाहते हैं, किसी को निकालना चाहते हैं। चलो ना रखें उसको। अच्छा, आप इस पे ओपन है? क्या जो अमेंडमेंट होगी उसमें ये लिखा जाएगा कि फलां को रखना है? उसमें ये लिखा जाएगा कि
कॉन्स्टिट्यूशनल, अब दो चीज़ें, एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट और दूसरा आला अदलिया में इंडक्शन या एलिवेशन का जो प्रोसीजर है, इसके ऊपर आप मुझे बताएं कि कब नई बात हुई, हाई कोर्ट कौन इसके ऊपर मुतफिक नहीं है। तमाम बाज इसके ऊपर मुतफिक हैं कि आला अदलिया में एलिवेशन और इंडक्शन का जो प्रोसीजर है थ्रू जुडिशल कमीशन वो एक तरफा है, उसको बैलेंस होना चाहिए। हर कोई इसके ऊपर जो है वो सहमत है। कौन है जो ये नहीं कहता कि जी अदलिया जो है वो साल में तकरीबन 7 महीने जो है वो छुट्टियों पे रहती है। और अब कल की खबर ये भी आई है कि एक साहब हैं वो 11 बजे के बाद काम ही नहीं करते। यानी ये कोई तरीका है? तो आप उनको प्रमोट ना करते हैं? नहीं तो चले अगर प्रमोट हो गए हैं, आपने हाई कोर्ट से उनको नीचे से उठा के तो ऊपर लेके आए, चले सिफारिश होने की नहीं वजह तो से। अगर हम आइन में ये अमेंडमेंट करनी चाहते हैं कि जो आला अदलिया के मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान हैं उनकी कारकर्दगी के से मुतल्लक भी कोई उनको पूछे, तो हम ये तो नहीं कह रहे कि जी कैबिनेट पूछेगी, हुकूमत पूछेगी, हम ये कह रहे हैं वो जुडिशल कमीशन जिसमें वो खुद बैठे हैं देखिए जो कांग्रेस वो पूछे, अमेरिका की, तो उसकी भी मुखालफत हो रही कि जी क्यों पूछे। सिर्फ जुडिशल कमीशन क्यों, पार्लियामेंट क्यों नहीं? अमेरिका में होता है ना, चले जज लगना होता है तो चले हम कांग्रेस के सामने, कमेटी के सामने पेश वैसे होना तो ये चाहिए, लेकिन हम कहते हैं कि चले आप पार्लियामेंट को जो है वो ये इख्तियार ना दें। जुडिशल क्यों आप कमीशन, कहते हैं? आप किस दबाव में आ रहे हैं फिर? आप सही बात सुन लें, जुडिशल कमीशन और जुडिशल काउंसिल जो जजेस को का मुआवजा कर सकती है, जो जजेस को जो है वो इंडक्ट कर सकती है, प्रमोट कर सकती है, उसको भी आप ये इख्तियार देने को तैयार नहीं है। उसके पास तो है ऑलरेडी इख्तियार। नहीं है। कैसे नहीं है? किसी जज को कोई पूछ ही नहीं सकता काम की। अच्छा आप ये कह रहे हैं काम की? जी बिल्कुल, वो भी तो होना चाहिए। परफॉर्मेंस वैल्यूएशन की आप एक बात जज करें। है वो जो है वो परफॉर्मेंस वैल्यूएशन की बात महीने करें। में लेकिन 100 केसेस का फैसला करता है, दूसरा जो है वो 5 का भी नहीं करता। देखिए अपने अपने काम करने का तरीका होता है हर एक का। नहीं तो आपको ये तब- कौन सा तरीका ये है? तब क्यों नहीं पता होता जुडिशल कमीशन को जब उन्हें हाई कोर्ट से ऊपर लेके आते हैं? जब उस लेवल पे नहीं देखना चाहिए, या जब हाई कोर्ट में आप इंडक्ट करने जा रहे हैं नहीं, किसी हो सकता है उस वक्त वो और तरह के हों, उस वक्त काम कर रहे हों। अगर ये मामला भी अगर तो फिर आपको- वक्त के साथ साथ तब्दील होते हैं। अच्छा। अब आप देखें, ये एक तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हो गया। आप मुझे बताएं कि इसके ऊपर जब पूरी कौम में कंसेंसस है, लीगल जो फर्टर्निटी है, बरादरी, उनमें कंसेंसस है, तो इसमें वक्त की कौन सी बात है कि 4 महीने बाद भी अगर ये बात सही है तो आज भी होनी चाहिए, अगर नहीं सही तो 4 महीने बाद भी नहीं होनी चाहिए। बेसिकली जो आईनी तरमीम है, एक उसमें आईनी अदालत का क़याम है और दूसरा ये है कि जजेस की एलिवेशन या अपॉइंटमेंट कैसे होगी। दो चीज़ें इस पे आप कह रहे हैं सबका इत्तेफाक है, सबका। फिर आप तरमीम कर क्यों नहीं सके पिछले हफ्ते? इसमें जो है वो कर इसलिए नहीं सके कि मौलाना फजलुर रहमान या जेजू आई के बगैर हमारे पास नंबर पूरा नहीं था। इसमें मुझे तो कोई शक नहीं है, और बिल्कुल बाई ऑल कैलकुलेशंस हमारे पास नंबर पूरा नहीं था। इसमें जो हमारी नेगोशिएशन टीम थी, उस टीम को वो मसवदा जो कि जिसमें ये तमाम तरामीम डिटेल के साथ मौजूद थी। अब देखें ना, हम ये 2 चीज़ों के ऊपर इत्तफाक है, लेकिन अब जब आप जुज़वियात में जाएंगे तो कई जुज़वियात ऐसी होंगी कि जिसके ऊपर आपकी राय और हो सकती है, मेरी और हो सकती है। तो चाहिए तो ये था कि ये सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस होने के बाद जो है वो फाइनल हो जाती, लॉक हो जाती, और उसके बाद जो है वो असम्बली का इजलास बुलाया जाता। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि जी ये 2-3 चीज़ें हैं और ये कौमी मुफाद है और ये बहुत बेहतर है, तो इसके ऊपर अमेंडमेंट्स होनी चाहिए, तो आप कहें जी ठीक है बिल्कुल होनी चाहिए, कौमी मुफाद में क्यों नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद जो है वो डिटेल जो है वो आपके साथ डिस्कस ही ना हो, तो आपके पास ये हक रहेगा कि जब मैं डिटेल आपके सामने रखूं तो आप मेरे साथ उसके ऊपर इख्तलाफ कर सकें। यही हुआ कि जब मौलाना के सामने वो मसवदा रखा गया अजलास के बुलाए जाने के 1 दिन या 2 दिन पहले, तो उसमें फिर मौलाना ने जो सवाल उठाए उसके ऊपर फिर बहस होने लगी कि ये कर दें, ये ऐड कर दें, ये माइनस कर दें, करते करते वो सुबह 10 बजे से फिर 3 बजे हुआ, 3 बजे से फिर 7 बजे हुआ, 7 बजे से रात 10 बजे हुआ, और फिर ये समझा गया कि जी इसमें ज़रा थोड़ा बैलेंस के साथ, आराम के साथ, तसल्ली के साथ मुशावरत होनी चाहिए, और फिर उसके बाद जो है ना इसको दोबारा लाया जाए। मौलाना की जो ऑब्जेक्शंस थी वो वैलिड थी?
मैं इसको इस तरह से लूँगा कि वैलिड होने या ना होने का तो मैं तब कह सकूँ अगर मैं उस मीटिंग में मौजूद होता। ये पता तो चल गया होगा आपको। हाँ, लेकिन मौलाना को उन एतराज़ात करने का हक हासिल था, क्योंकि जब आपने हक तो मुसव्वदा हासिल था। जब उन्होंने साथ आपने पहले डिस्कस नहीं किया तो उन्हें फिर क्यों हक नहीं तो डिस्कस हासिल। किया? मतलब मौलाना साहब ने खुद बताया, अभी कुछ दिन पहले वो मिले हैं लोगों से, उन्होंने कहा कि आसिफ अली जरदारी साहब आए, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ आए, सदर और वज़ीर आज़म दोनों गए, किसी ने बात की तफसील में, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि आप हमारा साथ दें, कोई डिटेल नहीं। इतनी देर मुसव्वदा किधर गायब रहा? देखिए, बात ये है कि जिस दिन प्राइम मिनिस्टर साहब गए हैं, प्रेसिडेंट साहब गए हैं, मैं अपने तौर पे एक पार्टी के या अपना गवर्नमेंट के एक मेंबर के, मैं समझा कि थिंग्स आर फाइनलाइज्ड, क्योंकि लीडरशिप जो है वो जब जाती है तो उससे पहले नेगोशिएशन टीम ने अपना काम मुकम्मल कर लिया होता, तो मैं समझा कि ये मुकम्मल हो चुका है। कॉमन सेंस तो यही है। बिल्कुल, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, ये तो हुआ ही नहीं था। तो ये आपकी हुकूमत की गलती है ना? मेरा ख्याल है कि इसमें जो है वो जो लोग नेगोशिएशन कर रहे थे उन्होंने शायद ये समझा कि मौलाना को जैसे कहेंगे मौलाना जो है वो कर लेंगे। क्यों इतना इजी लिया मौलाना को? अब आप समझते हैं कि आप मौलाना मान जाएंगे? आज ही अब्दुल गफूर हैदी साहब का बयान, उन्होंने कहा कि हुकूमत ने राब्ता नहीं किया उसके बाद किसी मुसव्वदे पे, किसी शिक पे हमसे बात नहीं नहीं, उसमें ये है कि ये दो चीज़ें जो हैं, इन दोनों चीज़ों पे मौलाना बड़े क्लियर हैं, आईनी अदालत पे और जजों की एलिवेशन पे। ठीक है, और लेकिन और भी बहुत कुछ है ना, मिलिट्री कोर्ट्स का भी है उसमें। चले मिलिट्री कोर्ट देखें, अब आपको ज़रूरी नहीं है कि सभी के ऊपर जब कंसेंसस होना होता है तो ऐसे ही होता है ना। नहीं तो फिर कि मैं आपके पास 10 चीज़ें, कंसेंसस हो गया, मैं आपके पास 10 चीज़ें लेके जाता हूँ, 4 पे या 5 पे कंसेंसस हो जाता है, तो फिर कंसेंसस तो उसी का है ना। तो 4 कि आप जिन चीज़ों को आप कहें वो उनको मैं चले, छोड़ 10 में दूं। से अगर 4 चीज़ पे मौलाना मानते हैं तो बाकी 6 जो हैं वो आप छोड़ देंगे? मेरा ख्याल है छोड़नी चाहिए, और अगर नेगोशिएशन फिर और क्या होती है। ठीक है, और अगर पीटीआई कुछ पे ना मानी तो? मेरा ख्याल है कि अखलाकी तौर पे भी और अदरवाइज़ भी, क्योंकि मौलाना के साथ वी आर इन नेगोशिएशन, मौलाना हमारे साथ थे, मौलाना हमारे साथ नेगोशिएशन कर रहे थे, नेगोशिएशन करते करते ये तय हुआ कि जी थोड़ा सा वक्त ले लिया जाए। अब हमें नंबर पूरा करने के लिए भी और अदरवाइज़ भी मौलाना को ऑन बोर्ड रखना चाहिए। अच्छा, ये जो नंबर उन्हें छोड़ के अगर हम नंबर पूरा करते हैं तो मेरा ख्याल है कि ये मुनासिब नहीं होगा। मुझे बाकी उसके अलावा पीटीआई वाले आ जाते हैं, 100 बिस्मिल्लाह आ जाएं, और कोई आता है वो भी आ जाए। एक चीज़ से बता दें, आपने कहा कि मौलाना के बगैर नंबर पूरा करना मुनासिब नहीं है, क्या ये मुमकिन है मौलाना के बगैर नंबर पूरा करना? मेरा ख्याल है कि ये हो सकता है। कैसे? मेंबर्स ने वोट देना नहीं, है। मैं देखिए आपसे ये वोट तो मेंबर्स ने देना है। तो मेंबर्स जो हैं आज़ाद है ना, हॉर्स ट्रेडिंग होगी? नहीं, कोई ऑप्शन नहीं। तो फिर कैसे होगा? नहीं, तो एक मेंबर है वो अगर आपको वोट देने पे रजामंद है तो क्या इसमें क्या हॉर्स ट्रेडिंग क्या है? नहीं दे सकता ना, जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। नो, सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है, सुप्रीम कोर्ट का काउंट नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो इन फील्ड इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ने आइन और कानून के मुताबिक जो है वो इम्प्लीमेंट होना है, और सुप्रीम कोर्ट फैसला कर सकता है आइन और कानून के मुताबिक, वो ओवर दी कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ फैसला नहीं कर सकता। मेरी अर्ज सुन लें, ये जो आप बात कर रहे हैं, ये एक बार तो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला नाफिज हो चुका पंजाब असेंबली के इलेक्शन में, पंजाब असेंबली के इलेक्शन में। अब आप ये कह रहे हैं कि अगर ये फैसला इन प्लेस रहा तो आप इसको नहीं मानेंगे और लोग वोट देंगे पार्टी हेड की मर्जी के खिलाफ? नहीं, सुन लें, जब एक लेजिस्लेशन हो गई है, इलेक्शन एक्ट में अमेंडमेंट हो गई है, पार्लियामेंट ने कर दी है, और उसके होते हुए ये फैसला इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, इलेक्शन कमीशन जो है वो उन 39 लोगों को नोटिफाई नहीं कर सकता, तो फिर कैसे इम्प्लीमेंट? तो इसका मतलब है आप और इलेक्शन कमीशन सेम पेज पे हैं? नहीं, सेम इलेक्शन कमीशन भी यही कह रहा है ना कि मैं किसका फैसला मानूं? नहीं, सेम पे नहीं, किसका फैसला? इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट से पूछा है ना? नहीं, सुप्रीम कोर्ट हैज टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन। आप मुझे बताएं कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं या बाकी इदारों के जो सरबराह हैं या प्राइम मिनिस्टर है या प्रेसिडेंट है या दूसरे हैं, उन्होंने क्या हलफ ये उठाया हुआ है कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को इम्प्लीमेंट करेंगे और उनका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, या उन्होंने हलफ ये उठाया कि हम आइन का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे?
ठीक है, अब ये आपने जो बात की है इसका फैसला भी हो ही जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट की बात माननी चाहिए या आइन की लिखी हुई की। लेकिन ये बताइएगा जो 63A पे जो पटिशन 30 सितंबर को सुनी जा रही है सुप्रीम कोर्ट में, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, अगर सुप्रीम कोर्ट आइन को बहाल कर देती है जो पहले था, जो उमरता बंदियाल के फैसले से पहले था, तो उस सूरत में आपको आइनी तरमीम पास करवाने में आसानी हो जाएगी? नहीं, वो 39 लोग जो हैं वो तो आज भी वोट दे सकते हैं, 33A के होते हुए भी दे सकते हैं। बहुत वाज़े किस्म की नहीं तो फिर अगर वाज़े किस्म की कर दी है, नहीं सुन दें ना, जितनी मर्जी वो वाज़े किस्म की वजाहत कर दें, लेकिन दे कांट री राइट द कॉन्स्टिट्यूशन। आप मुझे बताएं कि आइन ये कहता है कि एक आदमी आज़ाद अगर इलेक्ट हुआ है और इलेक्ट होने के बाद उसने बयान अल्फी दिया है कि जी मैं आज़ाद इलेक्ट हुआ हूँ और मैं इस पार्टी में जो है वो शामिल हो रहा हूँ, 3 दिन में वो बयान अल्फी देगा और उसके बाद वो उस बयान अल्फी का पाबंद है, वो उस जमात को नहीं छोड़ सकता। आइन में ये दर्ज है। तशरीह तो उस बात की होती है जिसमें कोई अवहाम हो, ये तो वाज़े तौर पे लिखा हुआ है। बात को आगे लेके चलते हैं। आपने कहा कि अभी भी इस वक्त भी अगर सुप्रीम कोर्ट का जो 30 सितंबर को हेयरिंग हो रही है उसमें जो भी फैसला आता है, अभी भी आपको 39 मेंबरान में से बहुत सारे वोट डाल सकते हैं आइनी तरमीम के हक में। तो इस सूरत में भी आप समझते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान का आपके साथ चलना आपके लिए या पार्लियामेंट के लिए या निज़ाम के लिए बेहतर है? जी, मेरी सियासी पॉलिटिकल राय ये है कि क्योंकि वी आर इन नेगोशिएशन विद दी JUI मौलाना फजलुर रहमान, तो अब हमें इसको कंक्लूड करना चाहिए और मौलाना को साथ लेके चलना चाहिए। अगर हमारी मिसाल के तौर पे हम 5-6 जगह पे अमेंडमेंट चाहते हैं, अगर मौलाना कहते हैं कि ये 2 को रहने दें, 4 को कर लें, तो मेरा ख्याल है कि वो ज़्यादा बेहतर। चले मैं अब सिंपल इसको थोड़ा सा और कर देता हूँ। अगर आइनी अदालत पे और जजेस की एलिवेशन पे मौलाना मान जाते हैं और कहते हैं मिलिट्री कोर्ट्स वाला निकाल दें, तो आप निकाल देंगे? मिलिट्री कोर्ट्स वाला इसमें इस तरह से तो है नहीं, है इसमें आप कह रहे हैं। इसमें मिलिट्री कोर्ट्स की जो जुरिस्डिक्शन है उसके बारे में है ना शेड्यूल में, किस किस जुर्म पे किस किस तरीके से ट्रायल किया जा सकता है। नहीं, मिलिट्री एक्ट के तहत तो वो जो सिविलियन के ट्रायल वाली बात है वो तो हो सकता है, वैसे भी हो सकता है। नहीं, वैसे तो अभी उसको थोड़ा चेंज कर रहे थे ना आप, जो नई तरमीम आई है उसमें किया जा रहा था ना आर्टिकल 8 सब क्लॉज 3 के तहत। और मेरा ख्याल है आर्टिकल 8 वाला जो है ना वो मामला थोड़ा सा डिस्प्यूटेड है, तो उसके ऊपर लोगों को एतराज़ तो आप उसको, मेरा ख्याल है उसके ऊपर कंसेंसस पैदा किया जाना चाहिए और विदाउट कंसेंसस से नहीं किया जाना तो चाहिए। फिर इसका मतलब ये है कि जो मौलाना PTI के साथ निगोशिएट कर रहे हैं और जो जॉइंट मुसवदा वो लाना चाह रहे हैं, उसमें अगर ये ना हुआ तो फिर तो आप सबका कंसेंसस हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि अगर सबका कंसेंसस हो गया, आइन में अमेंडमेंट हो, तो उस जैसी तो बात ही कोई तो नहीं। फिर उसमें एक मुतालबा PTI का रह जाएगा सिर्फ के काजी फाइज ईसा को आप लोग नहीं कोई ओहदा देंगे, क्या ये मुमकिन है? तो क्या ये आइन में अमेंडमेंट में ये लिखा जाएगा कि उसको ओहदा नहीं दिया जाएगा? बहुत शुक्रिया राना सनावला साहब हमसे बात करने का। और आपने सुना कि पार्लियामेंट जो है वो तरमीम के लिए तैयार है और राना सनावला साहब के मुताबिक अगर हुकूमत के पास और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास इतनी अक्सरियत हो कि वो JUI के बगैर भी आइनी तरमीम कर सके, तब भी JUI और मौलाना फजल रहमान को साथ लेकर चलना जमहूरियत के लिए और पार्लियामेंट के लिए बेहतर होगा। एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हॉट इशू टकराव तो होगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। हॉट इशू टकराव तो होगा और उसकी वजूहात हमने कुछ अपने प्रोग्राम के पहले हिस्से में भी डिस्कस की। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आज सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है ये कहकर कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला माने या पार्लियामेंट का एक्ट माने। इस पर सुप्रीम कोर्ट क्या जवाब देती है कुछ दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ हम देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी जो मुज़ाहमती मुहिम है उसमें काफ़ी शिद्दत लाते जा रहे हैं। कल एक मुजाहरा हो रहा है रावलपिंडी में, पहले इस्लामाबाद में संगजानी में हुआ, उसके बाद लाहौर में जलसा हुआ और अब जलसा रावलपिंडी में था, लेकिन जलसा मुलतवी करके अब मुजाहरे का प्रोग्राम तरतीब दिया गया है। आपने भी देखा होगा कि खैबर पख्तूनख्वा में बहुत तैयारियाँ हो रही हैं सरकारी सतह पर। वहाँ के वज़ीर आला अली मीन गंडापुर साहब वो भी तमाम MNAs MPs की उन्होंने ड्यूटी लगा दी है। और कल क्या होता है रावलपिंडी में ये हम भी देखेंगे, आप भी देखेंगे। खान साहब ने तहरीक इंसाफ के जो बानी हैं
उन्होंने अडयाला जेल में मीडिया से बातचीत की है और उसमें भी उन्होंने बहुत सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया है और अदलिया के ख़िलाफ़ उन्होंने बहुत खुल के बात की है। उन्होंने उन लोगों के ख़िलाफ़ बात की है जो उनकी पार्टी को उनका हक़ नहीं दे रहे। हमें ज्वाइन किया है नईम हैदर पंजौथा साहब ने, रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, वेलकम। ये बताइएगा, कल आप एहतजाज कर रहे हैं पिंडी में, और पिंडी का चुनाव, एक तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है और दूसरी बात यह है कि गिरफ्तारियों से बचने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं, ये ज़रा नाज़रीन को बताएंगे हमारे। बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। देखें, पहली बात तो यह है कि हमारा बिल्कुल प्रोग्राम था जलसा करने का रावलपिंडी में और लियाकत बाग की हमने जगह दी थी, लेकिन इंतज़ामिया को जब दरख्वास्त दी गई, उस दरख्वास्त के अंदर हमने लिखा कि हमने 5 से लेकर रात 11-12 बजे तक करना है। और गर्मियों का माहौल है, वैसे भी लोग जो हैं वो शाम के टाइम इकट्ठे होते हैं और ये हमारा हक है जो आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 16 हमें देता है। लेकिन इंतज़ामिया ने क्या किया, उन्होंने कहा जी कि आप शहर से बाहर रवात में जलसा करें और 2 से लेकर 5 तक 41 नुकात पर एक शर्तनामा उन्होंने सामने रखा, वही संजानी वाला और लाहौर वाला, और आपने इसके अंदर करना है। ये करते क्या है, ये इनकी कोशिश ये होती है कि शहर के अंदर एहतजाज ना हो, शहर से बाहर चले जाएं 20-25 किलोमीटर और फिर वहां पर ये करेंगे कि कंटेनर लगा देंगे, रास्ते बंद कर देंगे, लोगों को उठाएंगे। यानी एनओसी, दुनिया की नज़र में एनओसी देते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली उस जगह तक पहुंचने के लिए भी हमें जो है रास्ते में रुकावटें होती हैं और फिर लोग डेफिनेटली लेट भी होते हैं। और जलसे के अंदर जो है, मैं पहले भी गुजारिश की कि शाम के बाद ही मोमेंटम बनता है, तो अगर आप इजाज़त दे रहे हैं फिर गिरफ्तारी भी नहीं होनी चाहिए, रुकावटें भी नहीं होनी चाहिए और टाइम आप खुला दें ताकि लोग जो हैं वो आसानी से अपना जलसा। कोई मैरिज हॉल के अंदर सरमनी तो नहीं है कि लाइटें बंद कर, हम कोई जनरेटर या पेट्रोल जो है वो हुकूमत से ले रहे हैं, हम तो अपने पेट्रोल के ऊपर वो जनरेटर चलाते हैं और साउंड लगाते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, अपना खुद खर्चा करते हैं और करते हैं। लेकिन उनकी नीयत नजर आ रही थी कि शायद से बाहर धकेलेंगे, तो हमने कहा कि हम अब इसको एहतजाज में बदल रहे हैं। तो ये जलसे से बड़ी चीज़ होने जा रही है, क्योंकि इसमें वही लोग जो हमने जलसे के हवाले से लोगों को कहा हुआ था कि पूरे पाकिस्तान इसमें शिरकत करे, केपी, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, AJK, GB, तमाम जगहों से, इस्लामाबाद से काफिले जो हैं वो उस एहतजाज वाली जगह पर पहुंचेंगे और सिर्फ यही होगा कि कंटेनर और वो चीज़ें नहीं होंगी, बाकी उससे ज़्यादा क्राउड होगा। और आप देखेंगे कि कल पिंडी के अंदर इंशाअल्लाह ताला तहरीक इंसाफ भरपूर तरीके से एहतजाज करेगी। और एहतजाज का मकसद क्या है? एहतजाज का मकसद ये है कि हम चाहते हैं कि हमारी अदलिया आज़ाद हो, मैंडेट जिसको अवाम ने दिया है वो मैंडेट वापस किया जाए, और तीसरा जो है जो महंगाई के खिलाफ है। लेकिन चौथी चीज़, ये 3 चीज़ें जो हैं जो खान साहब की तरफ से हैं, वो हमेशा अपनी रिहाई के हवाले से कभी भी नहीं ऐड करते, लेकिन हम क्योंकि पूरी कौम मुतालबा है कि इमरान खान करो, तो हम चौथी चीज़ वो ऐड करते हैं जो अपनी तरफ से हम करते हैं कि उनकी रिहाई। अदलिया की आपने बात की, पहला आपका ये कि अदलिया की आज़ादी के लिए, अदलिया की आज़ादी के लिए सबका कंसेंसस है आईनी अदालत के बनाए जाने पे, और जजेस की अपॉइंटमेंट और उनकी जो एलिवेशन वो कैसे होनी है, सबका इत्तेफाक है इस पे आप और JUI मिलकर कोई मुसव्वदा बना रहे हैं आईनी तरमीम का, तो ये रास्ता बेहतर नहीं है? साथ आप ये एहतजाज का रास्ता क्यों इख्तियार किया हुआ है? बिल्कुल किसी मुसवदे के ऊपर ना कोई मुसवदा बना रहे हैं, ना ही कोई ऐसा हमारा इत्तफाक है। JUI की बात की जाए तो वो भी इसको सपोर्ट नहीं कर रहे। मैं ये समझता हूं कि इस वक्त JUI हो या कोई जमात हो जो इस चीज को सपोर्ट करेगी कि आप कॉन्स्टिट्यूशन ऐसी कोर्ट बना दें जहां पर शहबाज शरीफ या कोई भी वजीर आजम बैठा होगा तो उसकी मर्जी के मुताबिक वहां पर चीफ लगेगा या बाकी जजेस लगेंगे, और फिर मुल्क के अंदर जो सारी फंडामेंटल राइट्स की वोलेशन की जा रही हैं उसको तूल दिया जाएगा। वो किस तरह से कि वहां पर दरखास्त ही फिक्स नहीं होगी, या एक जमात के ऊपर आपने पाबंदी लगानी है तो आप फौरन रेफरेंस भेजेंगे और उस पर पाबंदी लगा देंगे, या मिलिट्री ट्रायल आपने किसी सिविलियन का करना है तो वो कर देंगे। तो ये अमेंडमेंट्स की जो सारी सूरत हाल लेकर आ रहे हैं, जुडिशल पैकेज दिखा रहे हैं कि वो जुडिशल पैकेज है, ये बेसिकली एक मुल्क के अंदर मैं समझता हूं कि जुल्म जबर को तूल देने वाली बात है। मैंडेट चोरी होगा एक जमात का, उसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं होगी, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन नहीं, जिसको मर्जी दिल आपका करेगा ये दरखास्त लगे, जिसका दिल होगा नहीं लगे, जिसका दिल होगा इस हक में फैसला देना है, जिसका दिल होगा नहीं लगेगा। और सुप्रीम कोर्ट जब मौजूद है उसके ऊपर ऐसी अदालत बनाना चाहते हैं जहां पर रिटायर्ड जजेस बिठाकर, और वो भी मौजूदा वजीर आजम की मर्जी से होगा। तो ये कैसे आप कह सकते हैं कि एक इदारे की आप आजादी की तरफ जा रहे हैं? बल्कि मैं समझता हूं कि इंटरफेरेंस है जिसके जरिए आप अपने ताबे जुडिशरी को करना चाहते हैं। तमाम हाई कोर्ट्स को आप करना चाहते हैं कि कोई जज उठाकर बलूचिस्तान डाल दिया जाए या सिंध डाल दिया जाए या किसी जगह पर कर दिया जाए, जो भी आवाज बुलंद करेगा कि मेरे घर में कैमरे ना लगाए जाएं या मुझे। तो आप बेसिकली आईनी अदालत के क़याम पे मुत्तफिक हैं, लेकिन आगे जो डिटेल्स हैं
कि रिटायर्ड जज कौन सा लगाया जाएगा या नहीं लगाया जाएगा, उस पे एतराज़ है। ये आईनी अदालत के क़याम पे पहली बात एतराज़ तो है। ये है, जो ये इस वक्त फार्म 47 वाले बैठे हुए हैं, हम समझते हैं कि इनके पास अवाम का मैंडेट नहीं है। कोई भी इस वक्त तरमीम, जैसे पहले जो उन्होंने एक्ट कोई पास किया, सारी बदनीति के ऊपर मबनी थी, सारे अपने आप को रिलीफ देने के लिए, चाहे वो नैब की अमेंडमेंट्स हो, चाहे इलेक्शन एक्ट के अंदर हो या कोई हो, क्योंकि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बचाना है और मुल्क को दलदल में फंसाना है। लेकिन और PTI को मौलाना ने कहा पार्लियामेंट के अंदर कि फॉर्म 45 हो या फॉर्म 47 हो, ये पार्लियामेंट अब चलेगी। परसों आपका वफ्द उनसे मिलके आया दोबारा इन्हीं तरमीम के हवाले से, आप कह रहे हैं कि हम मिलकर कोई मसवदा नहीं तैयार कर रहे? नहीं, देखें, उन्होंने अगर इस तरह की कोई बात की है तो उनकी अपनी पार्टी का मौक़िफ़ हो सकता है, लेकिन जहां तक मेरी इतला है, जहां तक मेरी तक इंफॉर्मेशन है, उस हद तक वो फार्म 45 जो है, उसकी जो बनाई गई है फार्म 47 की हुकूमत, उसको नहीं मानते। और उसमें वो कहते हैं कि मुल्क के अंदर जो है आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। तो हम भी इस बात के ऊपर उनके साथ मुतफिक हैं कि बिल्कुल ये बात जो है आपकी ठीक है, क्योंकि हमारा भी यही मौक़िफ़ है। जहां तक बात है कि क्या हमने इस चीज़ को सपोर्ट करना है, तो बिल्कुल नहीं करना जी, हमने इसको सपोर्ट करा जी। आईनी तरमीम किसी भी किस्म की, किसी भी किस्म की आईनी तरमीम को नहीं कर रहे। जॉइंट मसवदा आपका JUI के साथ कोई नहीं बन रहा? बिल्कुल ना कोई मसवदा बन रहा है, ना ही इस चीज को हम सपोर्ट कर रहे हैं, ना ही कप्तान सपोर्ट कर रहे हैं, ना ही मतलब आप कह रहे हैं कि इस पार्लियामेंट के जरिए किसी भी किस्म की आईनी तरमीम को आप सपोर्ट करेंगे नहीं? बिल्कुल नहीं करेंगे, चाहे मसवदा लेकर भी आ जाएं। JUI के साथ इत्तेहाद हो या ना हो? बिल्कुल JUI के साथ हमारा इत्तेहाद है, और अगर वो इत्तेहाद तोड़कर उस तरफ जाते हैं तो मैं ये समझता हूं कि कोई जमात भी अगर जाएगी ना तो वहां में वो क्रेडिबिलिटी खत्म कर लेगी। तो मैं नहीं समझता कि वो उस तरफ मौलाना जाएंगे, वो समझदारी का मुजाहरा करेंगे और उस तरफ नहीं। ये पॉलिसी खान साहब की भी है, उन्होंने अप्रूवल दी है इस बात की? खान साहब की ही पॉलिसी है जो मैं बात कर रहा हूं जी, कि ये आईनी तरमीम में बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करना, चाहे JUI के साथ इत्तेहाद रहे या बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। अच्छा ठीक है, ये बताइएगा कि आपका जो कल मुजाहरा हो रहा है, ये पिंडी में कहाँ पे हो रहा है? रावलपिंडी में लियाकत बाग में करें जी। लियाकत बाग में। तो परमिशन तो वहाँ की नहीं मिली? देखें, परमिशन जो है जलसे के हवाले से मैंने यही गुजारिश की कि वो बाहर लेकर जाना चाहते थे। प्रोटेस्ट के लिए कोई भी परमिशन नहीं होती, वो प्रोटेस्ट तो हो जाता है ना रूटीन में कि प्रोटेस्ट आपने करना। तो उसके लिए आप समझते हैं कि आपके लोगों की गिरफ्तारियां इंतजामिया कर रही है या आप लोग महफूज समझ रहे हैं? देखें, गिरफ्तारियां जो हैं इन्होंने पहले कितनी की हैं, कितने छापे मारे गए हैं। मेरे घर में 3 दफ़ा इलेक्शन के बाद छापा मारा गया है। तो क्या है, क्या मैं ये नहीं बोल रहा, क्या मैं ये नहीं बात कर रहा? मैं तो अभी भी उस जगह से आया हूं। तो लोग जो है ना वो समझते हैं कि मुल्क को हकीकी मायनों में आज़ाद कर। हकीकी मायनों में आज़ादी का मतलब यह है कि हमारे तमाम इदारे आज़ाद हो, हमारे मुल्क के अंदर खुशहाली हो। तो लोग गिरफ्तारियों से नहीं घबरा। अच्छा, ये अली मीन गंडापुर साहब के खिलाफ भी केसेस हैं, वो भी आएंगे। उन्होंने संजानी जलसे में कहा था 15 दिन के बाद मैं खान साहब को खुद जाके जेल से रिहा करवाऊंगा, और क्या कल ऐसा कोई प्लान है? देखिए, बात यह है कि जो अली अमीन भाई ने यह बात की थी कि उनका मकसद ये था कि हम उनके लिए आवाज़ उठाएंगे, आवाज़ बुलंद करेंगे, निकलेंगे, एहतजाज करेंगे, उनके लिए कहेंगे कि ये झूठे केसेस हैं और उस सूरत हाल के अंदर। लेकिन आपको पता है कि आगे से जो बैठे हुए हैं वो समझ नहीं रहे कि दुनिया में अगर मैसेज आ रहा है ना कि मुल्क के अंदर डाका डाला हुआ है, तो वो कह रहे हैं कि ठीक है जाता रहे। दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पर अगर किसी जगह पर यह बात सामने आई है कि वाकई वहां पर मैंडेट चोरी किए गए और ये सारी चीज़ें की गई हैं, गैर कानूनी केसेस बनाए गए हैं, तो लेकिन वो तस्से-मस नहीं हो रहे। तो उनकी हद तक वो समझते हैं कि हम अपने तरफ आगे बढ़ें, क्योंकि हम अगर इस चीज़ को महसूस करेंगे तो डेफिनेटली फिर हमें जेल में जाना पड़ेगा और इन्हें इक़्तिदार देना पड़ेगा। तो वो हर हद तक गिरने के लिए तैयार हैं। लेकिन अली अमीन भाई आएंगे, कानून और आइन की बालादस्ती जो है उसकी जंग लड़ रही है तहरीक इंसाफ। अगर हमने अडयाला जेल पर हमला करना होता, इमरान खान को वहां पर जो है बंदूक की नोक पर छुड़ाना होता, तो इमरान खान साहब कभी गिरफ्तारी ना देते। इमरान खान ने हमेशा कहा है कि लेकर आए मेरे सामने वारंट, मैं खुद गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हूं। और अगर ये कोई ये कहता है कि इमरान खान को जबरदस्ती उधर वहां से उठाकर और लेकर बनी गाला, तो क्या इमरान खान इसको सपोर्ट करेंगे? नहीं। क्या वो बनी गाला बैठ सकेंगे कि हम उठा कर लें? नहीं। इमरान खान कानून की बात, वो कहता है कि झूठे केसेस हैं लेकिन मैं फेस करूंगा, और तहरीक इंसाफ पूरी फेस कर रही है। लेकिन हमने अपना एक एहतजाज है, सड़कों पर आना है, निकलना है, आवाज़ बुलंद करनी है, हमने हर जगह पर लीगल भी फाइट करनी है। और हम ये समझते हैं कि इंशाअल्लाह ताला ये आवाज़ जिस तरह से बुलंद हो रही है, जिस तरह से लोग इसमें शामिल हो रहे हैं, और जब ये मामला जो आगे बढ़ेगा तो फिर इंशाअल्लाह ताला लोग उस तरफ कदम उठाएंगे, रखेंगे जहां से ये सारी सूरत हाल जो है उस तरफ जाएगी कि मुल्क के अंदर कानून की बालादस्ती हो। कानून की बालादस्ती, जेल से रिहाई डायरेक्टली दिलवा के? कानून की बालादस्ती जिस वक्त होगी ना, खान साहब भी बाहर होंगे, मैंडेट भी वापस होगा, महंगाई भी कंट्रोल होगी, और इंशाल्लाह वजीर आजम भी इमरान खान साहब होंगे। अच्छा, ये बताइएगा कि पिछले कुछ दिनों से आप ये समझ लें कि पिछले जलसे से लेकर आज तक कर लें, लाहौर में जो जलसा हुआ,
केपी में गैर मुल्की सफारतकारों पर हमला हुआ, पुलिस वाला जान से गया, कुछ जख्मी हुए। 2 एनिमल मार्केट्स हैं, बकरा मंडी या इस तरह मवेशियों की जो मंडी हैं, सैकड़ों मवेशी मार दिए गए। मुसलसल पाकिस्तान की फ़ौज और एफसी और पुलिस के लोग अपनी जानें दे रहे हैं। सारी आपकी बातें ठीक हैं, आप अदलिया की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, महंगाई के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। केपी के अवाम को, जहां आपकी तीसरी बार हुकूमत आई है, उन पे भी तो आपका कुछ कर्ज है कि नहीं है? उनके काम करना, उनके लिए किसी प्रोजेक्ट का आगाज़ करना, कोई वेलफेयर के लिए काम करना, इस पे हम देख रहे हैं कि अली मीन गंडापुर की कोई तवज्जो नहीं है। सारी तवज्जो उनकी जलसों पे और जुलूसों पे है। आप नहीं समझते कि फ़र्ज़ है ये भी हुकूमत का? देखिए, जो दहशतगर्दी है ना, जो दहशतगर्दी का एलिमेंट है, वो सबसे ज़्यादा अहम ये है कि वफाकी हुकूमत का फ़र्ज़ बनता है कि वो उसके अंदर पूरा रोल अदा करे, पूरा भरपूर तरीके से किरदार अदा करे। जहाँ तक बात है अली अमीन भाई की, तो अली अमीन भाई ने आपके सामने है कि उन्होंने कहा कि हम क्योंकि वफाकी हुकूमत तो वो सोई पड़ी है, तो हम खुद अफगानिस्तान से बात करेंगे, इसी वजह से करेंगे कि ये सारी चीज़ें ख़त्म हो। इससे पहले भी जब खान साहब की हुकूमत थी और उस वक्त इमरान खान साहब ने भी मुसालत की पॉलिसी अपनाते हुए ये रास्ता चुना था, और उस रास्ते के जरिए आपने देखा कि ड्रोन भी बंद हो गए, धमाके भी बंद हो गए, सारा कुछ कंट्रोल हो गया। लेकिन इस वक्त जो हुकूमत है वो समझती है कि जनाब फलाना भी दहशतगर्द है, फलाना भी है, और हमने उधर अटैक करना है, तो डेफिनेटली वो तो फूल नहीं फेंकेंगे। मैं ये समझता हूं कि तमाम इदारों को इस वक्त जो है वो सारी चीजें उस चीज पर फोकस करनी चाहिए जहां पर एक पुलिस स्टेशन है, और वहां पर जाकर अगर एक इदारा जो है वो जाकर पुलिस वालों के ऊपर यरगमाल होता है, तो ये सारी चीजें आपके सामने हैं कि यहां पर जो है वो हर चीज जो है वो हो चुकी है। तो मैं ये समझता हूं कि इस चीज को देखना चाहिए, इस चीज के अंदर फोकस करना चाहिए। बहुत शुक्रिया नईम हैदर पंजौथा साहब, एंड गुड लक फॉर टुमारो हमसे बात करने का। और आपने सुना कि पीटीआई की तैयारी है कल मुजाहरा करने की रावलपिंडी में। देखते हैं कि मुजाहरा कितना शानदार होता है और जो शिकायतें हैं, जो मकासद हैं पीटीआई के इस मुजाहरे से वो पूरे होते हैं या नहीं। एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो एडिटोरियल। और आज का एडिटोरियल, सियासी जमातें सियासत करने के लिए होती हैं और करनी भी चाहिए सियासत, लेकिन यहाँ पे हम खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से आज का हमारा एडिटोरियल है कि वहाँ की वज़ीर आला, वहाँ की हुकूमत, तमाम हुकूमती ज़राए जो हैं वो अपनी सियासत के लिए, जलसों के लिए, जुलूसों के लिए, रैलीज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन सुबह खैबर पख्तूनख्वा में हालात बहुत ख़राब हैं, उस पर ना ही वफाकी हुकूमत की तवज्जो है और ना ही सूबाई हुकूमत की तवज्जो है। पिछले दिनों हमारी मौलाना फजल रहमान साहब से जो गुफ्तगू हुई, उसमें सबसे ज़्यादा जो तशवीशनाक बात उन्होंने हमसे शेयर की और जिसमें वो ख़ुद भी उनको बहुत तशवीश है, वो सूबा खैबर पख्तूनख्वा की हालत है। और उनके ख्याल में पार्लियामेंट का एक जॉइंट सेशन होना चाहिए जिसमें ये तमाम मामलात डिस्कस होने चाहिए कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान दोनों के हालात इतने ख़राब क्यों हैं। कुछ हम आपको मिसालें देते हैं। शायद कि खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है पीटीआई की, तीसरी दफ़ा अवाम ने उनको मैंडेट दिया है, क्या उन्हें अवाम का भी ख्याल रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? जलसे करें, जुलूस करें, एहतजाज करें, लेकिन अवाम का ख्याल कौन करेगा? जहाँ बहुत सारे इज़लाम में रात के वक्त हुकूमती रेट नहीं होती और बाज़ जगहों पर तो दिन को भी नहीं होती। कुछ आपको मैं इसके कुछ वाक़यात बता दूँ कि 2024 के दौरान सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के 13 इज़लाम में दहशतगर्द हमलों में पाक फ़ौज, पुलिस, CTD और दीगर इदारों के 337 अहलकार शहीद हो चुके हैं, जबकि 616 ज़ख्मी हुए हैं, जिसमें 50 से ज़ायद अफसरान हैं। ये सिर्फ 2024 की बात बता रहा हूँ। और सवाबी थाने में ज़ोरदार धमाका हुआ 26 सितंबर को, जिसमें इमारत ज़मीन बोस हो गई। ज़िला खुर्रम में 22 सितंबर से एक जंग जारी है, जिसमें अब तक 30 अफराद जाँ बाक हो चुके हैं, 75 से ज़ायद ज़ख्मी हैं, लेकिन कोई हुकूमत उसमें इंटरफेयर नहीं कर रही। और आग ने 2 दफ़ा हमला हुआ है मवेशी मंडियों पे, जिसमें सैकड़ों मवेशी हलाक हो गए। और एक लाइन है तमाम हमलों की, जिसको मैंने अभी जिक्र किया। तमाम पिछले महीनों में सिर्फ एक महीने में 15 हमले मुख्तलिफ जगहों पे हो चुके हैं दहशत गर्दों के, लेकिन सूबाई हुकूमत और ना ही वफाकी हुकूमत इस पर तवज्जो दे रही है। लेकिन सबसे पहले सूबाई हुकूमत को इस पर तवज्जो देनी चाहिए। इजाज़त चाहते हैं, गुड नाइट।